हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो जैसा आपने कमेंट में बताया था कि सर इस बुक की पूरी सीरीज करवा दीजिए, तो मैं उसी श्रेणी में उसी क्रम में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बाद यहाँ पे प्राचीन इतिहास की वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखते हैं पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व ईस्वी। मध्य पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। और नौ पाषाण काल ये 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक। और उत्तर पाषाण काल जो है ये है आपका 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखते हैं इसकी व्याख्या। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 2, 3 और 4, 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। तो पाषाण युग यानी कि स्टोन एज इतिहास का वह काल है जिसकी अवधि मानव इतिहास से प्रारंभ होकर कांस्य युगीन तक विस्तृत है। इसके चरणों में पूरा पाषाण काल 20 लाख ईसा पूर्व से 9000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल या लघु पाषाण काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण युग जो है वो 6000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, तथा उत्तर पाषाण काल 2000 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक शामिल है। प्रश्न नंबर 2, मानव सभ्यता के आरंभिक काल मानव सभ्यता के आरंभिक काल प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा काल उन 3 में से नहीं आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो महापाषाण काल इसमें नहीं आता है। जबकि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल ये तीनों प्रकार के जो काल हैं इसमें शामिल हैं, जबकि महापाषाण काल इसमें शामिल नहीं है। तो उत्तर देखते हैं। तो मानव सभ्यता के आरंभिक काल अर्थात प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटा गया है। जो महापाषाण काल है जिसे मेगालिथिक पीरियड कहा जाता है, इसको दक्षिण भारत में विशाल शिलाओं से निर्मित समाधियों से संबंधित है ये महापाषाण काल। और इतिहासकारों ने महापाषाण काल का निर्धारण 1000 ईसा पूर्व से लेकर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य निर्धारित किया है। पूरा पाषाण काल निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक एज, और उसके बाद दूसरा हम देखते हैं, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। उपर्युक्त में से किन काल के औजारों को माइक्रोलिथिक तथा लघु पाषाण काल कहते हैं? तो इसमें केवल दो, जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, केवल दो मध्य पाषाण काल को ही, सिर्फ मध्य पाषाण काल को ही यहाँ पे लघु पाषाण काल या माइक्रोलिथ कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो लगभग 12000 ईसा पूर्व से लेकर 10000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल मेजोलिथिक एज कहा जाता है। इस काल के पाषाण औजार सामान्यतः बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। लघु पाषाण काल कैसे ध्यान रखेंगे? तो पाषाण के जो पत्थर के औजार होते थे, जो उनके शिकार करने के हथियार होते थे, वो उस काल में बहुत छोटे होते थे, इसलिए उसको लघु पाषाण काल कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते हैं। मध्य पाषाण काल की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इस समय मनुष्य आखेटक एवं पशुपालक बन गया था। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम सन 1867 ईस्वी में सीएन कार्लाइल द्वारा सिंघल, जिसे श्रीलंका अब कहा जाता है वर्तमान में, सिंघल क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई थी। तो दोस्तों ये पॉइंट नोट कर लेंगे यहाँ से। मध्य पाषाण काल की जानकारी सर्वप्रथम आपको 1867 ईस्वी में किसने दिया था? सीएन कार्लाइल द्वारा सिंघल क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोजने के साथ हुई थी। सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राक मानव होमोसेपियंस से प्रजाति रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः जाना जाता है। तो उसे सामान्यतः यहाँ से देखेंगे पिथेकैंथ्रोपस के रूप में जाना जाता है, पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। आइए देखते हैं, आरंभिक मध्य के अत्यंत नूतन काल में विश्व के अनेक भागों में अधिक विकसित मानव जाति का आविर्भाव हुआ। इसे हम पिथेकैंथ्रोपस पिथेकैंथ्रोपस या होमो इरेक्टस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है सीधा चलने वाला कपि या मानव। सीधा चलने वाला कपि मानव, इसका मतलब होता है कि इसका होमो इरेक्टस का।
या इसे कहा जाता है पिथेकैंथ्रोपस। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका देखेंगे गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के उद्गम के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो आइए इसके आंसर देखते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारियों के लिए लोकप्रिय हैं। ये गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व रायसेन जिले अब्दुल्लागंज में स्थित हैं। इनकी जो खोज है वर्ष 1957-58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने किया था। इन गुफाओं में प्राकृतिक लाल एवं सफेद रंगों से वन्य प्राणियों के शिकार दृश्य के अतिरिक्त हाथी, बाघ आदि के चित्र उकेरे गए हैं। लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी तथा 150 मीटर ऊंची भीमबेटका की 754 गुफाओं में लगभग 500 चित्र अंकित हैं। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। तो ध्यान रखेंगे जो ये भीमबेटका है इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर। अगला देखते हैं, किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद, मास्की। तो बुर्जहोम से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ था। बुर्जहोम एक नवपाषाणिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील उत्तर पूर्व में स्थित है। इस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को प्लेस ऑफ बिर्च कहा जाता है। तो इसके इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेंगे। जो स्थानीय भाषा में बुर्जहोम को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेस ऑफ बिर्च के नाम से भी जाना जाता है। डी टेरा एवं पीटरसन के द्वारा सन 1935 में इसकी खोज की गई थी। गर्तावास गड्ढों वाले छप्पर इस स्थल की प्रमुख विशेषता है। यहाँ के लोग कृषि से परिचित थे। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसे नोट कर लेंगे आप। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा एच डी सांकलिया ने किया था नवदा टोली का उत्खनन। नवदा टोली इंदौर से दक्षिण की ओर 60 मील की दूरी पर स्थित मालवा संस्कृति से संबंधित ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के शोधकर्ता एच डी सांकलिया द्वारा किया गया। यहाँ से मुख्य फसलों गेहूं, अलसी, मसूर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तथा यहाँ के निवासी आयताकार या वर्गाकार झोपड़ियों में रहते थे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे रखकर किस प्रकार दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। तो यह भी पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण काल में किस काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर में फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर रखकर दफनाते थे? तो ताम्रपाषाण काल में इसका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन घुमा कर भी पूछा जाता है, तो सभी तरफ से आप लोग रेडी रहेंगे। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग, यहाँ से देखेंगे, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घरों के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दिशा में दफनाते थे एवं इनकी कब्रों में मिट्टी के मटके, हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अहमदनगर के जोरवे एवं दायमाबाद पुणे जिले में सोनगांव, इनाम गांव, चंदौली आदि से भी इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये सभी क्षेत्र जोरवे संस्कृति काल लगभग 1400 से 700 ईसा पूर्व के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, किसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है पुरापाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्रपाषाण युग को, लौह युग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग या तांबा युग नवपाषाण युग के बाद प्रारंभ होता है। ताम्रपाषाण युग के लोग अधिकांशतः पत्थर और तांबे के उपकरण का प्रयोग करते थे, जिसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। इस काल की प्रमुख संस्कृति मालवा संस्कृति, जॉर्वे संस्कृति है। तो इसको याद रखेंगे, यहाँ से चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, तो यहाँ से इसको जरूर नोट कर लेंगे, एक बार आप पूरा रिवाइज कर लेंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड मात्र ओसीपी का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में, अहिछत्र में, नोह में, लाल किला में। तो राइट आंसर होगा हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर में हुआ था।
गैरिक मृदभांड संस्कृति OCP 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का नामकरण हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा से हुआ है। हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर अवस्थित जोधपुर में गैरिक मृदभांड का सबसे मोटा जमाव देखा गया है। यहाँ से काले व लाल मृदभांड का प्रयोग करने वाले लोगों की बस्तियों के अस्तित्व का पता चलता है। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। बुर्जहोम, कोल्डियावा, मेहरगढ़, लोथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है, तो मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है। तो मेहरगढ़ जो देख सकते हैं यहाँ पे बेलन नदी के किनारे, मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान मेहरगढ़ वर्तमान में बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, बेलन नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से नवपाषाण काल से होकर हड़प्पा काल तक के सांस्कृतिक इतिहास के अवशेष मिलते हैं। यहाँ से कृषि कर्म के साथ साथ तांबा गलाए जाने के भी साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट चैप्टर, सैंधव सभ्यता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से, ऐतिहासिक युग से, उत्तर ऐतिहासिक युग से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक कांस्य युगीन सभ्यता है, जो कि आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। कालक्रम के अनुसार यह सभ्यता मेसोपोटामिया या मिस्र की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन है। इस युग में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रचलन था। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, इस युग में भाव चित्रात्मक शैली का प्रचलन था, परंतु इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा चुका है, तो सही आंसर होगा भाव चित्रात्मक लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? देखते हैं, हड़प्पा इसकी खोज दयाराम साहनी, इसकी खुदाई लोथल SR राव, सुरकोटदा JP जोशी, धौलावीरा VK थापर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धौलावीरा सुमेलित नहीं है। तो धौलावीरा का जो उत्खनन करता है वो जगपति जोशी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हड़प्पा इसे संबंधित व्यक्ति हैं दयाराम साहनी, जिन्होंने इसकी खुदाई 1921 में किया था। लोथल SR राव, इन्होंने 1955 में किया था। सुरकोटदा JP जोशी ने किया था 1954 में। और धौलावीरा जगपति जोशी एवं RS बिष्ट ने 1967 ईस्वी में किया था। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा। यहाँ पे देख सकते हैं हड़प्पा जो है वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा स्थल है जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा सैंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई प्रारंभ की थी। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत जो थी वो अन्नागार थी। अन्नागार यहाँ पे देख सकते हैं। तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई यहाँ से देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। व्हीलर के अनुसार यह इमारत 45.71 मीटर लंबी तथा 22.86 मीटर चौड़ी है। यह राजकीय भंडारागार था और यह हड़प्पा में मिले 6 अन्नागारों के लगभग बराबर हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्य प्रमुख इमारतें विशाल स्नानागार, महाविद्यालय भवन, पुजारी, योगी की मूर्ति इत्यादि, ये सब कहाँ से मिले थे? तो ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। सिंधु घाटी का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो लोथल जो है यह भारत में स्थित है, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। 1954-55 में लोथल की खुदाई रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। लोथल के पूर्वी भाग में यह गोदीबाड़ा बंदरगाह का साक्ष्य मिला है।
तथा हाथी दांत का पैमाना भी लोथल से प्राप्त हुआ है। तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है उसे नोट जरूर कर लेंगे। जैसे हाथी दांत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये भी पूछा जा सकता है, इससे कोई क्वेश्चन बनेंगे तो लोथल से प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी प्रकृति की शक्तियों की पूजा, व्यवस्थित शहरी जीवन, ग्रामीण खेती, जाति आधारित समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्थित शहरी जीवन सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। उत्कृष्ट नगर नियोजन स्थापत्य कला सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी और इस सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थीं। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है, सड़कें एक दूसरे को समकोण बनाते हुए काटती थीं और नगर अनेक वर्गाकार तथा चतुर्भुजाकार खंडों में विभाजित थे। नगरों में भवन जाल ग्रिड पद्धति पर व्यवस्थित थे। पर्यावरण अनुकूल जल निकास प्रणाली मोहनजोदड़ो इसकी प्रमुख विशेषता है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, राजस्थान में। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। जो हड़प्पा कालीन स्थल है वो रंगपुर गुजरात राज्य में स्थित है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। तो रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ जिले से सुखभादर जिसे मादर आदि नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई वर्ष 1953-54 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। रंगपुर एक पठारी एवं असमतल भूमि है। यहाँ से कच्ची ईंटों से निर्मित एक दुर्ग अवशेष मिले हैं तथा पक्की ईंटों के प्रयोग एवं धान की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो यह रंगपुर गुजरात से प्राप्त हुए हैं। प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी के लोग पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी और रुद्र देवता या पशुपति शिव की पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त पशु पूजा का भी प्रचलन था। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ के निवासी अग्नि तथा स्वास्तिक की भी पूजा किया करते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति से, पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में प्राप्त होते हैं। भारत में चांदी के सर्वप्रथम प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा काल से प्राप्त हुए हैं। इस काल में स्वर्ण की अपेक्षा चांदी का अधिक प्रचलन था। चांदी मुख्यतः राजस्थान के जावर और अजमेर से प्राप्त होती थी, जबकि भारत से बाहर अफगानिस्तान से लाजवर्द एवं चांदी आयात की जाती थी। यहाँ ईरान से भी चांदी के आयात के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो हड़प्पा स्थलीय स्थलों में अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। तो देख सकते हैं हड़प्पा संस्कृति कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन थी। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर जिसे पत्थर कहा जाता है, प्रस्तर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था, जबकि सोना चांदी संभवतः अफगानिस्तान से तथा रत्न दक्षिण भारत से आते थे। लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। लोहे के प्राचीनतम साक्ष्य गंधार जो पाकिस्तान में है से मिले लोहे के उपकरण हैं, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा में प्राप्त हुए थे। नोट करेंगे यह पॉइंट, कृषि से संबंधित लौह उपकरण पहली बार अतरंजी खेड़ा में अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए थे। इसे नोट कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरा स्थल कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल या राखीगढ़ी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे डेक्कन कॉलेज पुणे के, यहाँ देखेंगे पुणे के प्रोफेसर वसंत शिंदे के नेतृत्व में हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल के उत्खनन से यह सत्यापित हो चुका है कि भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इस पुरा स्थल की खोज 1963 ईस्वी में प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। राखीगढ़ी से प्राक हड़प्पा तथा परिपक्व हड़प्पा दोनों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
सिंधु घाटी के लोग, यहाँ पे देखेंगे सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना कौन सी, किसकी मूर्ति थे? नटराज के, नृत्य करती हुई नर्तकी के, बुद्ध के या नरसिम्हा के? तो राइट आंसर होगा नृत्य करती हुई नर्तकी के। तो आइए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई नर्तकी की मूर्ति है, जो कांसे से निर्मित द्रव्यमोम विधि पर आधारित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो के यच-आर क्षेत्र से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो का संबंध पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से है। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की और यहीं से सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। यह स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। इसकी फर्श पक्की ईंटों से निर्मित है। इसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई हैं। मार्शल ने स्नानागार को तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है और विशाल स्नानागार धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान के लिए था। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे हड़प्पा के लोग। तो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार का आधार था वो कृषि था और ये कपास उत्पादन में अग्रणी थे तथा अन्य फसलों जैसे चावल, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई इत्यादि से भी परिचित थे। तो कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में ही प्रारंभ हुआ था। मेसोपोटामिया जो मिस्र है में कपास के लिए सिंधु शब्द, जबकि यूनान के लोग कपास को सिंडन कहते थे, जिसका विकास सिंधु शब्द से ही हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर वैदिक काल पर आते हैं। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट के अनुसार जो भी आप कहेंगे मैं वो सभी वीडियो आपके सामने उपस्थित करूंगा। तो चलिए, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, कुशलता, बुद्धिमत्ता, शक्ति। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान। जो वेद शब्द का अर्थ होता है वह ज्ञान होता है। तो वेदों का संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। वेदों को अपौरुषेय भी माना जाता है, यहाँ पे इसको भी नोट करेंगे। वेदों को अपौरुषेय भी जाना जाता है और वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें सबसे पुराना जो होता है वो ऋग्वेद है सबसे पुराना। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। अथर्ववेद के अतिरिक्त अन्य तीनों वेदों के सम्मिलित संग्रह को वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। मतलब ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तीनों वेदों को मिला करके वेद त्रयी या त्रयी कहा जाता है। वेदों को श्रुति श्रुति भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्रत्येक वेद के 4 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं: वैदिक संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक और उपनिषद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद, तो नया वेद अथर्ववेद हो जाएगा। तो आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएं हैं। इस वेद में सुदास व भरत के मध्य एक 10 राज्य युद्ध हुआ था वर्णन किया गया है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि को होत्री या होता कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 10म मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्रों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, वास्कल, आश्वलायन, संखायन तथा मांडुक्य। ये सभी 5 ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। साम का शब्द का जो अर्थ होता है, साम शब्द का अर्थ होता है गान। इस प्रकार सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्मृति के समय गाया जाता था। सामवेद में कुल 1810 छंद हैं, जिनमें 75 के अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, देखेंगे, कौथुमीय, जैमिनीय और राणायनीय। ये 3 सामवेद की शाखाएं हैं। सामवेद का गायन करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहा जाता था और सामवेद को भारतीय संगीत शास्त्र का मूल कहा जाता है।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी इसका सही हो जाएगा। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख मिलता है। कहाँ से? बोगज कोई से। तो यहाँ पे देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन मध्य एशिया के बोगाज कोई नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। यह लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। इस अभिलेख में हित्ती राजा सुब्बीलिम्पा और मित्तनी राजा मति ऊचा के मध्य हुई संधि का उल्लेख है। संधि के साक्ष्य के रूप में वैदिक काल के देवी देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नासत्य या आश्विन का उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गाय, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो राइट आंसर होगा स्वर्ण आभूषण। प्राचीन काल में निष्क के नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे। वैदिक काल में स्वर्ण आभूषणों को निष्क अथवा निशाका कहा जाता था। कुरीर एवं कर्ण शोभन भी आभूषण थे। कालांतर में निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण सिक्कों के लिए किया जाने लगा, जबकि बौद्ध जातक में क्रमशः 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। निष्क या निशाका सुवर्ण तथा मशाका निशाका उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी, जबकि मशाका निम्न मूल्य वाली मुद्रा थी। ऋग्वेद में किस नदी को माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा नाम से संबोधित किया गया था? तो सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितिस्ता नदी, यमुना नदी। तो राइट आंसर होगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा तथा नदी तमा नाम से संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को ही माते तमा यानी कि सबसे अच्छी माँ, देवी तमा सबसे अच्छी देवी एवं नदी तमा सबसे अच्छी नदी कहा गया है। सरस्वती नदी को हेलमंड भी कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे नोट करेंगे। सरस्वती नदी को हेलमंड के नाम से भी जाना जाता था। और सप्त सिंधु प्रदेश में सिंधु नदी, पंजाब की 5 नदियां एवं सरस्वती नदी भी शामिल थी। और महाभारत में सरस्वती नदी को प्लक्षवती, वेद स्मृति तथा वेदवती आदि नामों से भी जाना जाता है। 7 पुराणों की संख्या है। पुराणों की संख्या 16, 18, 19, 21। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18। पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई है। यहाँ पे नोट करेंगे, पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। पहला देखेंगे मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, वामन पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्म पुराण, भागवत पुराण, वराह पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म, लिंग, गरुड़, कूर्म, स्कंद पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान होता है ऋग्वेद से, सामवेद से, ब्राह्मण ग्रंथों से, यजुर्वेद से। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का ज्ञान यजुर्वेद से प्राप्त होता है। यजुर्वेद मूलतः कर्म कांड से संबंधित ग्रंथ है। इसमें मूल रूप से यज्ञ संबंधी विधि विधान तथा मंत्रों का संकलन किया गया है। यह गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के 2 मुख्य भाग थे। शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत के लिए प्रसिद्ध था केवल पद्य में, और कृष्ण यजुर्वेद दक्षिण भारत में जो ज़्यादा प्रचलित था, इस जो कि पद्य और गद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पुरोहित अध्वर्यु कहलाते थे। नोट करेंगे, यजुर्वेद के जो पुरोहित थे वो अध्वर्य कहलाते थे। शुक्ल यजुर्वेद को वाजन स्नेही संहिता के नाम से जाना जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छंदोग्य उपनिषद में, केन उपनिषद में, कठोपनिषद में। तो राइट आंसर जो होगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद एक कृष्ण यजुर्वेदी उपनिषद है जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद वर्णित है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद एवं राजा जनक के दरबार में ब्रह्मचर्चा का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है, जबकि सत्यकाम जाबाल एवं उद्दालक श्वेत केतु का व्याख्यान छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है।
पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? शतपथ ब्राह्मण में। किसमें? शतपथ ब्राह्मण में इसका सही आंसर होगा। तो पुरुष मेध का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में हुआ है और शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को पति की अर्धांगिनी बताया गया। इसमें जायदस्तम अर्थात पत्नी ही गृह है कहकर उसके महत्व को स्वीकार किया गया है। स्त्रियों को जनसभा वित्त में अपनी बात कहने की छूट थी। वैदिक साहित्य स्रोत के रूप में ऋग्वेद के पश्चात शतपथ ब्राह्मण का प्रमुख स्थान है। कर्म कांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? तो वैदिक काल में यहाँ पे देखेंगे बैल को, भेड़ को, गाय को या हाथी को। तो सही आंसर जो हो जाएगा गाय को अघन्या कहा गया है। वैदिक काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था। इसे अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य माना गया है। इसे अष्टकरणी भी कहा गया है। तो देखेंगे अब अघन्या बहुत ही कम पूछा जाएगा। अब इसे अष्टकरणी के नाम से भी जाना जाता है, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। कहा गया तथा गविष्टि गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। गविष्टि भी पूछा जा सकता है। गविष्टि का अर्थ जो होता है वो गाय की महत्ता बताने वाला शब्द है। पणि नामक पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात थे और वैदिक काल में गाय से ही लोगों की समृद्धि को व्यक्त किया जाता था। जैसे धनी व्यक्ति गोमत, राजा गोपति, समय गोधूलि, पुत्री दुहिता कहलाते थे। तो देखेंगे यहाँ पे व्यक्ति को गोमत के नाम से, राजा को गोमती, समय को गोधूली और पुत्री को दुहिता कहलाते थे। किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मण में, उपनिषद में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा उपनिषद में। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष शब्द का प्रथम बार उच्चारण श्वेताश्वर उपनिषद में किया गया है। उपनिषदों में संसार तथा आत्मा एवं परमात्मा के संबंधों के विषय में प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन मिलता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद को शंकराचार्य ने ब्रह्म ज्ञान कहा है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, भगवत गीता से, ऋग्वेद से, मुंडकोपनिषद से। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है कि सत्य की ही विजय होती है। इसमें यज्ञ को टूटी हुई नौका के समान बताया गया है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है। तो ऋग्वेद में परिवारवाचक गोत्र शब्द का प्रयोग विरल है। गोत्र शब्द का अर्थ है पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान। पुत्र के पुत्र से उत्पन्न होने वाली संतान को गोत्र शब्द के नाम से जाना जाता है। गोत्र की अवधारणा सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में आई। यह किसी मूल पुरुष ऋषि से प्रारंभ मानी जाती है। मूलतः 7 गोत्र माने जाते हैं: कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि और विश्वामित्र। ये 7 प्रकार के गोत्र मूलतः माने जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बौद्ध एवं जैन धर्म। तो आइए स्टार्ट करते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर जो होगा वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो यहाँ पे देखते हैं जो महात्मा बुद्ध का जन्म है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बौद्धों के लिए यह सबसे पवित्र दिन होता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की आयु में बोधगया में वैशाख पूर्णिमा की रात वट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी, जिसे निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है, के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यात्रिक, मौर्य, शाक्य या कुरु? तो जो महात्मा बुद्ध जी थे वो शाक्य वंश से संबंधित थे।
महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य नामक एक क्षत्रिय कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मोदग्लायन, सुभद्य। तो सही आंसर जो होगा वो होगा सुभद्य। महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर मल्लगढ़ राज्य की राजधानी में अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुंचे, जहाँ शुकर माधव सुअर का मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। मृत्यु के पूर्व कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्य को उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अंतिम वर्षकाल वैशाली में बिताया। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। तो दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। इसका सही आंसर होगा धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। तो गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया। इसके 8 तत्व हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि। अष्टांगिक मार्ग धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया। त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक यहाँ पे सामाजिक समानता का सिद्धांत, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, तीर्थकरों का जीवन चरित्र, बौद्ध साहित्य। तो सही आंसर जो होगा बौद्ध साहित्य। तो बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के समय से लेकर महापरिनिर्वाण तक के प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है: विनय पिटक, अभिधम्म पिटक व सुत्त पिटक। विनय पिटक की रचना उपालि ने की थी, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विनय पिटक की रचना उपालि ने की थी, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। नेक्स्ट देखते हैं, विनय पिटक की रचना उपालि ने की थी, जिसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। तथा सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी, जिसमें बुद्ध के उपदेशों और संवादों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक की रचना तिस्य ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक एवं दार्शनिक विचारों का संकलन किया गया है। आलार कलाम कौन थे? तो आलार कलाम बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक, बुद्ध के गुरु। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बुद्ध के गुरु। तो देख सकते हैं यहाँ पे आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग के पश्चात ज्ञान की खोज में बुद्ध ने आलार कलाम से दीक्षा शून्यवाद का ज्ञान प्राप्त किया, अतः उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। बुद्ध के अन्य गुरु उदक रामपुत्र भी माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का पुंज लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर प्रसाद को, स्वामी विवेकानंद को। तो सही आंसर होगा गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? महाकश्यप ने, धर्मसेन ने, अजातशत्रु ने, नागसेन ने। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में किया गया तथा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों सुत्त पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया। यह संगीति अजातशत्रु हर्यक वंश के शासन काल में आयोजित की गई एवं इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। इसमें बुद्ध के शिष्य आनंद और उपालि भी उपस्थित थे। बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा गुप्त।
जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है वह गुप्त युग है। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र व बौद्ध पीठ था। यह दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम को प्राप्त है। तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इसे पूर्णतः नष्ट कर दिया था। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। यहाँ से तो नागार्जुन इसके राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर 1। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन माध्यमिक या शून्यवाद मत के प्रवर्तक हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना माध्यमिक कारिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। नागार्जुन ने प्रतीत्य समुत्पाद को ही शून्यता कहा है। शून्यवाद के अनुसार परम तत्व को बुद्धि अथवा विचारों के द्वारा नहीं समझा जा सकता। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। तो सही आंसर जो होगा अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। अहिंसा जैन धर्म का आधार नैतिक मूल्य है। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। तो देख सकते हैं अहिंसा, जीव की हिंसा, हत्या न करना, सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह में संपत्ति अर्जित न करना, अस्तेय में चोरी न करना, ब्रह्मचर्य में इंद्रियों को वश में करना। यह अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य है। और जैन धर्म में ये 5 प्रकार के महाव्रतों की व्यवस्था की गई है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो कैवल्य। यहाँ पे देख सकते हैं जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य की प्रयोग किया गया है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य मतलब मोक्ष की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद जिरंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर केवलियन कहलाए। उन्हें जिन यानी कि विजेता, जिन का अर्थ पूछा गया था किसी एग्जाम में, शायद पेट के एग्जाम में पूछा गया था। जिन की जो अर्थ होता है वो विजेता होता है। अर्हत, अर्हत मान लीजिए एक बार जिन का पूछा गया तो अर्हत का भी पूछा जा सकता है। तो अर्हत का जो अर्थ होगा वो पूज्य होगा। तथा निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित। दोस्तों बता दें आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बने हैं। शायद पेट में ही बना है, ध्यान नहीं आ रहा है किस में बना है, लेकिन किसी न किसी एग्जाम में बना जरूर है। जिन का अर्थ पूछा गया था तो जिन का अर्थ विजेता होता है, अर्हत का अर्थ पूज्य होता है और निर्ग्रंथ का अर्थ बंधन रहित होता है। महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? तो शाक्य में, ज्ञात्रिक में, मल्ल में, लिच्छवी में। तो राइट आंसर होगा ज्ञात्रिक कुल में। महावीर स्वामी जी का जन्म ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक कुल में के राजा सिद्धार्थ के यहाँ 540 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पिता सिद्धार्थ कुंड ग्राम के क्षत्रिय कुल के प्रधान व माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थीं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली बने। चलिए यहाँ बौद्ध धर्म के कुछ प्रस्ताविक वास्तविक जो संस्थापक हैं महात्मा बुद्ध जी के बारे में जानते हैं। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल इनका कहाँ है? तो लुम्बिनी वन, कपिलवस्तु, वर्तमान में रुक्मिणदेही नेपाल में स्थित है। पिता, इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम महामाया देवी जो कोलिय गणराज्य से संबंध थी। बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र नाम इनका गौतम था। पालन पोषण भी माता गौतमी प्रजापति ने किया था। विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा कोलिय गणराज्य की राजकुमारी से हुआ था। पुत्र का नाम था राहुल। गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। सारथी चन्ना, घोड़ा कंथक, ध्यान गुरु आलार कलाम। इनके ध्यान के जो गुरु थे वो आलार कलाम थे। तो ज्ञान प्राप्ति इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बोध गया, बिहार, निरंजना नदी का तट घटना संबोधि है।
बट वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बट वृक्ष के नीचे प्रथम उपदेश पाली भाषा में इन्होंने दिया था। और स्थल ऋषि पत्तन सारनाथ 5 ब्राह्मणों पंचवर्गीय को सर्वप्रथम उपदेश दिया, जो धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। शिष्य आनंद व उपाली हैं। धर्मचक्र का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी, कौशल राज्य संबंधित है। जीवन का अंत 483 ईसा पूर्व, आयु 80 वर्ष, दिन वैशाख पूर्णिमा, स्थल कुशीनगर उत्तर प्रदेश, कसिया गांव महापरिनिर्वाण, मृत्यु के बाद। अब देखते हैं यहाँ पे महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाएं एवं प्रतीक। घटना और चिन्ह। तो जन्म का इनका जो है, जन्म का जो घटना है वो कमल का फूल से इनका चिन्ह दर्शाया जाता है, और गृह त्याग को घोड़े से दर्शाया जाता है। ज्ञान प्राप्ति को पीपल के वृक्ष से, निर्वाण को पद चिन्ह से दर्शाया जाता है, और प्रथम उपदेश को मृग सहित चक्र से दर्शाया जाता है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में देखते हैं यहाँ पे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। जन्म स्थल कुंड ग्राम के वैशाली के निकट बिहार में। पिता सिद्धार्थ वज्र संघ के कुंड ग्राम के जात्रिक कुल क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक बेटक की बहन थी, चेटक की। बचपन का नाम वर्धमान महावीर। पत्नी यशोदा कुंडी गोत्र के राजा सरस्वती की कन्या थी। पुत्री प्रियदर्शना अड़ोजा, दामाद झमाली प्रथम विरोधी थे। ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष शिष्य मक्खल पुत्र गौसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक। प्रथम शिष्य जामाली जो इनके दामाद थे। द्वितीय विरोधी 30 गुप्त ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में। गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति स्थल जृंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष, इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रमुख उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर प्रमुख उपदेश उन्होंने दिया। प्रमुख उपाधि केवलिन, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति केवलिन के नाम से जाना जाता था। जिन विजेता, निर्ग्रंथ बंधन रहित, अर्हत पूज्य, ये सभी उपाधियां इन्हें प्राप्त हुई। जीवन का अंत, तो जीवन का अंत पावापुरी राजगृह बिहार में 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी में। हस्तिपाल के यहाँ मल्ल गणराज के प्रधान का शासित क्षेत्र। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व। पिता अश्वसेन काशी के राजा, माता वामा देवी नरवर्मन की पुत्री, पत्नी प्रभावती कुशस्थल की राजकुमारी। विवरण: पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म में पार्श्वनाथ को पुरुषादनियम अर्थात परम पुरुष कहा गया है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। महाजनपद, अगला चैप्टर देखते हैं। महाजनपद निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय में, मध्यम निकाय में, खुद्दक निकाय, दीर्घ निकाय। तो सही आंसर जो होगा अंगुत्तर निकाय। बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय महावस्तु एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था, जबकि अस्मक ही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। इन 16 महाजनपदों में वज्जी एवं मल्ल में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जबकि शेष में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष देखते हैं। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। मगध साम्राज्य देखेंगे यहाँ पे, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार लगभग 544-492 ईसा पूर्व ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य की स्थापना की। अतः उसे ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसकी प्राचीन राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी। कालांतर में यह राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित हुई। इसने अवंती के राजा चंड प्रद्योत की
पांडु रोग यानी कि पीलिया रोग के उपचार के लिए अपने राज्य वैद्य जीवक को उज्जैन भेजा था। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में, अहिछत्र में, मथुरा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिछत्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अहिछत्र जो वर्तमान में बरेली के नाम से जाना जाता है, उत्तरी पांचाल की राजधानी थी, तथा कैंपिल्य जो फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है वर्तमान में, दक्षिणी पांचाल की राजधानी थे। कन्नौज का प्रसिद्ध नगर उन दिनों पांचाल प्रदेश में ही स्थित था। आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसी जनपद के अंतर्गत आता है तथा दोनों राज्यों को गंगा नदी अलग करती है। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर अजातशत्रु। तो चौथा का देखते हैं, यहाँ पे चौथा का जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन अजातशत्रु होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं मगध के शासक अजातशत्रु ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी। अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र उदयन द्वारा राज्यारोहण हेतु ही की गई थी। अजातशत्रु को कुडिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु के शासन काल में ही राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो मौर्य, नंद, गुप्त, लिच्छवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा लिच्छवी। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो वैशाली बिहार के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। लिच्छवी वज्र संघ में प्रमुख थे। वैशाली का संबंध उत्तरी बिहार से है, जो कि वज्र की राजधानी है। यहाँ का राजा चेटक था। महावीर की माता त्रिशला चेटक की बहन थी। चेटक ने अपनी पुत्री चिल्लना का विवाह मगध के नरेश बिंबिसार के साथ किया था। वज्र संघ 8 गणतंत्रों का समूह था। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे, जिसमें से 8 वज्र संघ के अंतर्गत शामिल थे। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार, आयताकार। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्धचंद्राकार। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार आकृति का है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती का नगर विन्यास उत्खननों के आधार पर अर्धचंद्राकार प्राप्त हुआ है। कनिंघम द्वारा सन 1861 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में स्थित सहेत महेत, जो उत्तर प्रदेश के गोंडा और बहराइच जिले की सीमा पर स्थित है, की पहचान श्रावस्ती के रूप में की गई है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था? बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के, शिशुनाग के। तो राइट आंसर हो जाएगा शिशुनाग के। पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंती नरेश चंड प्रद्योत को पराजित कर अवंती मालवा को मगध साम्राज्य में मिला लिया। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र कालाशोक गद्दी पर बैठा। मगध का सम्राट जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक, महापद्मनंद। तो राइट आंसर जो होगा महापद्मनंद। महापद्मनंद अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद को पुराणों में अपरो परशुराम, परशुराम का द्वितीय अवतार और सर्व क्षत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, जबकि महाबोधि वंश उसे उग्रसेन कहता है। मगध पर शिशुनाग वंश के पश्चात नंद वंश का वर्चस्व स्थापित हुआ। ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक सिद्ध हुए। अनुलंघित शासक एवं एकराट उसकी अन्य उपाधियां थीं। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, योधेय, उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा योधेय। प्रारंभिक गणतंत्र में नहीं था। कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, सुमसुमारगिरी के भग्ग, रामग्राम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह आदि बुद्ध काल के गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि योधेय गुप्त काल में झेलम और सिंधु नदी के मध्य का भाग था। कनिंघम के अनुसार योधेय देश सतलुज के दोनों तटों पर विस्तृत था। समुद्र के प्रयाग प्रशस्त में योधेयों का उल्लेख मिलता है। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी प्रतिष्ठान, वैशाली, गिरिब्रज, चंपा।
तो राइट आंसर हो जाएगा गिरिव्रज या राजगिरी है, मगध की राजधानी थी। पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश था। इस वंश के प्रथम शासक बृहद्रथ का पुत्र जरासंध था, जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। उदयन ने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग ने वैशाली को दूसरी राजधानी बनाया। पुनः कालाशोक ने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। चेदी वंश का राजा खारवेल किस क्षेत्र से संबंधित था? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा कलिंग। चेद वंश का प्रसिद्ध शासक खारवेल कलिंग से संबंधित था, जो इस वंश का तृतीय शासक एवं जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल के विषय में हाथी गुम्फा, खंडगिरी या उदयगिरी की गुफाओं से साक्ष्य मिलते हैं। महामेघवाहन कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था। इस कारण इसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। इसकी राजधानी सुक्तिमती या सोथिवती था। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके शासन काल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। शिशुनाग, नंदीवर्मन, कालाशोक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कालाशोक। कालाशोक ने वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। शिशुनाग वंश का शासक कालाशोक था, जिसके शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। इसी संगीत में बौद्ध संघ स्थविर एवं महासंघिक दो भागों में बट गया था। कालाशोक को काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अवंती, वत्स, अस्मक, कंबोज। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अस्मक। अस्मक गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। 16 महाजनपदों में अस्मक या अस्तक, जो दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटली प्राचीन नाम प्रतिष्ठान थे। पोतन व पोटली का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अस्मक एक राजतंत्रात्मक राज्य था, जिसकी स्थापना एक इक्ष्वाकु वंशीय राजा शासक ने की थी। भारत का कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था? अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड, मालवा। तो राइट आंसर हो जाएगा मालवा। 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलता है। मालवा महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था। यह राज्य दो भागों में विभक्त था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। बौद्ध ग्रंथ महावग्ग जातक के अनुसार अवंती में चंड प्रद्योत वंश का शासक था। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जिले में स्थित है? उज्जैन, मथुरा, सीतापुर, जबलपुर। तो राइट आंसर होगा सीतापुर। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ स्थल यह सीतापुर जिले में स्थित है। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को मेला लगता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। महाभारत में भी इसका उल्लेख सघन वन के रूप में किया गया है। इसके समीप मिश्रिक नामक स्थान पर महर्षि दधीचि का आश्रम स्थित है। अगला देखते हैं मौर्य साम्राज्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? कनिष्क ने, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य कौटिल्य की सहायता से मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इसकी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई। इसने मगध पर 24 वर्ष तक शासन किया एवं भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में इसे मौर्य क्षेत्रीय कहा गया है। सैंड्रोकोट्स की चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचान किसने की? विलियम जोन्स, बी स्मिथ, आर के मुखर्जी, डी आर भंडारकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम जोन्स। तो देख सकते हैं सर्वप्रथम सर विलियम जोन्स ने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की थी। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सैंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है, जबकि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन्हें चंद्रगुप्त के नाम से संबोधित किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार, विष्णुगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिंदुसार।
चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवणबेलगोला मैसूर चला गया, जहां 298 ईसा पूर्व में उपवास पद्धति द्वारा शरीर त्याग दिया। इसे जैन धर्म में संलेखना संथारा कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार सम्राट बना। यूनानियों ने इसे अमित्र केट्स या अमित्र घात शत्रु विनाशक कहा है। नेक्स्ट लिखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक था? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी, हिंदुकुश पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुकुश पर्वत। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तथा उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक मैसूर तक विस्तृत था। विसेंट के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की प्राकृतिक सीमा थी। पाटलिपुत्र इस विशाल साम्राज्य की राजधानी थी। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित भी होता है। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। सिकंदर के सर्वाधिक योग्य सेनापति सेलुकस ने उसके मृत्यु के बाद सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों पर पुनः आधिपत्य स्थापित करने के लिए 305 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया, परंतु मौर्य शासक चंद्रगुप्त से सेलुकस को पराजित होना पड़ा। उसने सेलुकस की पुत्री से विवाह किया तथा दहेज में हेरात, कंधार, मकरान व काबुल प्रांत प्राप्त किया। बदले में चंद्रगुप्त ने उसे 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ब्राह्मी, नंदगिरी, शारदा, खरोष्ठी। तो राइट आंसर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिमी भारत की लिपि थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लैसन, कनिंघम आदि विद्वानों को जाता है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के बृहद शिलालेख खरोष्ठी लिपि में है, जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? कौटिल्य, सेलुकस निकेटर, मेगास्थनीज, जस्टिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। देखेंगे मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेलुकस निकेटर ने मेगास्थनीज नामक राजदूत भेजा। चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत में तत्कालीन यूनानी शासक सेलुकस निकेटर, जो सिकंदर का सेनापति था, 305 ईसा पूर्व में पराजित कर दिया। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में मौर्यकालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया, जबकि पाटलिपुत्र को समानांतर चतुर्भुज कहकर पालीप्रोथा के नाम से संबोधित किया तथा नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमोई कहा। बिंदुसार के नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, तोसली। तो राइट आंसर जो होगा तक्षशिला। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यावदान से ज्ञात होता है कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। इन विद्रोहों का दमन करने के लिए बिंदुसार ने एक बार अशोक को तथा एक बार सुसीम को भेजा था। तारानाथ के अनुसार नेपाल के विद्रोह को भी अशोक द्वारा ही समाप्त किया गया था। वायु पुराण में अशोक को भद्रसार, जबकि जैन ग्रंथों में उसे राजवलिक थे या सिंहसेन कहा गया है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हर्षवर्धन ने, अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, कनिष्क ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक ने। तो सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र परिवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तंभ पर निर्मित सिंह की आकृति शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वर्तमान में अशोक स्तंभ के नाम से यह विश्वविख्यात है और इसको भारत गणराज्य द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। मौर्य युगीन सभी स्तंभ बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। अशोक पहला भारतीय शासक हुआ जिसने अपने अभिलेखों की सहायता से प्रजा को संबोधित किया। किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है?
भापरू अभिलेख, 13वां अभिलेख, रोमन देय अभिलेख, मास्की का शिलालेख, मास्की का लघु शिलालेख। यहाँ पे किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख। आइए इसकी विस्तारित व्याख्या देखते हैं। अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्यूर तथा उदगोलम अभिलेखों में मिलता है। अशोक का आधिकारिक नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी था। जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम उल्लिखित है। अशोक के अभिलेखों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख एवं गुहालेख। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में 13वां शिलालेख कलिंग विजय सबसे बड़ा शिलालेख है, जबकि रोमिनदेही सबसे छोटा अभिलेख है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को सफलता प्राप्त हुई थी। यानी कि अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। मौर्य मंत्रिपरिषद में कौन राजस्व एकत्रीकरण करने से संबंधित था? तो समाहर्ता। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा समाहर्ता। तो मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी मंत्री को समाहर्ता कहा जाता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष तथा प्रतिष्ठा फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश था, जबकि व्यवहारिक दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश था। मौर्य काल में कर चोरी हेतु दंड स्वरूप मृत्यु दंड का प्रावधान था। भाग एवं बलि थे। तो भाग एवं बलि राजस्व का स्रोत। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में भाग एवं बलि राजस्व के स्रोत थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार भूमि का मालिक राजा हुआ करता था। वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी था। इसी कर को भाग कहते हैं। इसी प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। अशोक ने अपनी लुम्बिनी यात्रा में भाग भू राजस्व की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी थी तथा बलि को माफ कर दिया था। अर्थशास्त्र में बलि का तात्पर्य उपकर से है, जो राजा उपज के अतिरिक्त भाग को प्रजा से लेता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी शीताध्यक्ष कहलाता था। देख सकते हैं किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो इसका सही आंसर है भब्रू स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। भब्रू बैराट राजस्थान में स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। यह अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज कहा है और अशोक ने भाब्रू अभिलेख में बुद्ध धर्म तथा संघ के प्रति आस्था व्यक्त किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लाइक शेयर कमेंट जरूर। देखते हैं रज्जुक कौन थे? तो रज्जुक चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, गुप्त साम्राज्य में सामंत वर्ग, शक सेना में अधिकारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रज्जुक मौर्य शासन में अधिकारी थे। तो अशोक के तीसरे अभिलेख में रज्जु नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुकों की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी जैसी थी, जिसे राजस्व तथा न्याय दोनों का अधिकार प्राप्त था। तो अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं पहला और 10वां शिलालेख, पहला और 11वां शिलालेख, दूसरा और 13वां शिलालेख, दूसरा और 14वां शिलालेख। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और 13वां शिलालेख। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं, उनमें सम्मिलित हैं दूसरा और 13वां शिलालेख। तो अशोक के द्वितीय शिलालेख में समाज कल्याण, मनुष्य पशु चिकित्सा व 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के वर्णन के साथ दोनों शिलालेखों से पड़ोसी राज्यों की भी जानकारी प्राप्त होती है, जिनमें संगम राज्यों चोल, पांड्य, सतीयपुत्र एवं केरल पुत्र प्रमुख हैं। 9वां शिलालेख धम्म समारोह की चर्चा तथा 11वां शिलालेख धम्म नीति की व्याख्या से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो आर्थिक जीवन से, राजनीतिक जीवन से, धार्मिक जीवन से, सामाजिक जीवन से। तो राइट आंसर होगा राजनीतिक जीवन से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक जीवन से संबंधित है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र का एक ग्रंथ है। इसमें मुख्यतः राजनीतिक सिद्धांतों का वर्णन है। इसमें चक्रवर्ती सम्राट राजा की कर्तव्य विस्तृत कर प्रणाली तथा सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य का राजत्व सिद्धांत यूरोपीय दार्शनिक मैकियावेली के राजत्व सिद्धांत से अधिकांश रूपों में समानता रखता है। इस आधार पर उसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण, 150 प्रकरण तथा 600 श्लोक दिए गए हैं। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 126 ईसा पूर्व या 232 ईसा पूर्व। तो आइए इसका राइट आंसर पूरा व्याख्या सहित देखते हैं।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते हैं अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग, वर्तमान उड़ीसा में है, पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया, तो विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त, बृहद्रथ। तो राइट आंसर जो होगा उपगुप्त। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया वो कौन थे, तो वह उपगुप्त थे। अशोक को बौद्ध भिक्षु विद्वान उपगुप्त ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। इन्हें अलक्षर, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेंगे। तो पूछा जा सकता है अशोक को कौन से बौद्ध भिक्षु विद्वान ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, तो उपगुप्त ने दीक्षित किया था। इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। देखेंगे इन्हें अलक्षणक बुद्ध भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धम्म नीति को अंगीकार किया तथा बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था, तो चंदालिका, चारुलता, गौतमी, कारुवाकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कारुवाकी। तो इसका भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे इसे। सम्राट अशोक अपनी रानी कारुवाकी, जिसे चरवाकी के नाम से भी जाना जाता था, से अत्यधिक प्रभावित थे और यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थीं। यह एक मछुआरे की पुत्री थीं। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुवाकी का उल्लेख मिलता है। अशोक ने संपूर्ण भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया, त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, धम्म महामात्रों को भेजकर, युद्ध करके, बौद्ध भिक्षु बनकर। तो राइट आंसर होगा धम्म महामात्रों को भेजकर। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धम्म का प्रचार करना था तथा कल्याणकारी कार्य करना आदि था। अशोक ने नैतिक उत्थान के लिए जिन नियमों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक को धम्म राहुलोवादसुर से प्रेरित हैं। अशोक का जो धम्म है वो राहुलोवादसुर से प्रेरित है। नेक्स्ट देखते हैं मौर्योत्तर काल। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया, निम्न में से कौन था, तो डेरियस प्रथम। इसका जो राइट आंसर होगा डेरियस प्रथम इसका सही आंसर होगा। तो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम फारसी साम्राज्य के संस्थापक कुरोस साइरस के बाद हखमनी वंश का प्रसिद्ध शासक था। सर्वप्रथम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। हेरोडोटस के अनुसार डेरियस प्रथम के साम्राज्य में संपूर्ण सिंधु घाटी का प्रदेश शामिल था तथा पूर्व की ओर इसका विस्तार राजपूताना के रेगिस्तान तक था। पार्सियोलिस एवं नक्शे रुस्तम के शिलालेख के अनुसार पंजाब भी इसके साम्राज्य में शामिल था। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, तो सन 178 ईसा पूर्व, 101 ईस्वी, 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क के राज्याभिषेक की तिथि को वर्ष 1960 में आयोजित पुरातत्व विभाग के द्वितीय सम्मेलन में आम सहमति से 78 ईस्वी को स्वीकार किया गया। 78 ईस्वी से ही शक संवत का प्रारंभ माना गया है। कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की। इसकी प्रथम राजधानी पेशावर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क या हर्षवर्धन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व नेतृत्व के कारण इतिहासकार उसे द्वितीय अशोक कहते हैं। रोमन सम्राट की भांति कनिष्क ने कैसर या सीजर की उपाधि धारण की तथा शकों की भांति क्षत्रप व्यवस्था लागू की। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बुद्ध चरित तथा राजवैद्य चरक ने चरक संहिता की रचना की। कनिष्क के शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ। किस चीनी सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया था, पांचाऊ, पानयांग, सी हुयांगटी, हो टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पांचाऊ ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस पर ट्रिक लगा लेंगे। आइए देखते हैं। चीनी स्रोतों के अनुसार 73-94 ईस्वी के मध्य चीन के प्रसिद्ध सेनापति पांचाऊ से नाराज कनिष्क ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया।
परंतु कनिष्क असफल रहा। चीनी इतिहासकारों के अनुसार युद्ध का कारण यह था कि कनिष्क ने एक दूत भेजकर हान राजकुमारी से विवाह की मांग की थी। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? कनिष्क, अशोक, हर्ष, फाहियान। तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया। तो देख सकते हैं यहाँ पे महान सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला यह व्यापारिक मार्ग चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांतों से जोड़ता था। चीन से होने वाले रेशम का समस्त व्यापार सिल्क मार्ग से होता था। प्रथम शताब्दी में भारत और रोम के मध्य रोमन साम्राज्य को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में किया गया था। किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक विस्तृत थीं? तो राइट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश। तो कुषाण वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बाहर तक विस्तृत थीं। इसकी सीमाएं उत्तर में चीन के तुर्फान एवं कश्मीर से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पश्चिम में उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार तक फैली थी। कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक कला शैली का सम्मिश्रण है? शिखर, वेरा, गांधार, नागर। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गांधार शैली। आइए व्याख्या देखते हैं। भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण गांधार शैली है। इसे यूनानी, बौद्ध, इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन भी कहा जाता है। इस कला शैली के प्रमुख संरक्षक शक एवं कुषाण शासक थे। गांधार कला को महायान धर्म से प्रोत्साहन मिला। इस शैली से महात्मा बुद्ध की प्रतिमाएं बनवाई गईं। इनकी मूर्तियों से बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो के समान दर्शाया गया है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। तो कनिष्क को की प्रथम राजधानी पेशावर जो पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर पर विजय प्राप्त कर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। कनिष्क ने भारत में मगध तक अपना साम्राज्य विस्तार किया तथा यहीं से वह विद्वान अश्वघोष को पेशावर पुरुषपुर ले गया। मिलिंद पन्हो क्या है? देख सकते हैं नेक्स्ट। मिलिंद पन्हो बौद्ध स्थल, बुद्ध का नाम, कला का बौद्ध नाम, बौद्ध ग्रंथ। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध ग्रंथ। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना पाली भाषा में की गई है। इसका काल 100 ईसा पूर्व है, जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिलिंद मिनांडर प्रथम एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद को वर्णित किया गया है। मिनांडर एवं नागसेन के मध्य हुए इस संवाद में मिनांडर के शंका समाधान के पश्चात बौद्ध धर्म स्वीकारने की कथा का वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। इस ग्रंथ का सांस्कृतिक रूप नागसेन भिक्षु सूत्र है। नागसेन भिक्षु सूत्र। काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन का जूनागढ़, अशोक के अभिलेख, राजेंद्र प्रथम के, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा रुद्रदामन का जूनागढ़। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया संस्कृत भाषा की काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है, जो गुजरात के गिरनार पर्वत से प्राप्त हुआ है। इसका उत्कीर्णन रुद्रदामन द्वारा कराया गया। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया। ये पूछा जाता है, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार करवाया था, जो मौर्य काल में निर्मित की गई थे। इस समय सौराष्ट्र प्रांत का शासक सुविशाख था। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से, बिंबिसार से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, गौतमी पुत्र सातकर्णी से। तो इसका आंसर देखते हैं, विस्तृत व्याख्या भी देखते हैं। तो जूनागढ़ इसका सही आंसर हो जाएगा, जूनागढ़। तो जूनागढ़ गिरनार शिलालेख का संबंध शक क्षत्रप रुद्रदामन से था। यह भारत में शकों का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में जूनागढ़ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था। इसी अभिलेख में रुद्रदामन द्वारा सातवाहन नरेश, दक्षिणापथ स्वामी गौतमी पुत्र सातकर्णी भ्रष्टराज प्रतिष्ठापक को 2 बार पराजित करने का साक्ष्य मिलता है। रुद्रदामन के शासक में उज्जैनी शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। इसका राइट आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रुद्रदामन। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्रदामन से है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों, यहाँ पे देखेंगे,
किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की? तो राइट आंसर हो जाएगा सातवाहन वंश। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा का प्रारंभ सातवाहन शासकों ने किया, जबकि उन्होंने अधिकतर भूमिदान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य भी कहा जाता है। प्रतिष्ठान इस वंश की राजधानी थी, जिसे पैठान भी कहा जाता है। इसकी राजकीय भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाला प्रथम वंश सातवाहन था। तो यह भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, शीशे के सिक्के प्रचलित करने वाले कौन सा वंश था? तो सातवाहन था। सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना सिमुक ने किया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक ने जारी किए थे। इंडो ग्रीक ने, यहाँ पे देख सकते हैं, सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शासकों ने लेख वाले सिक्के यानी कि मुद्रा लेख तथा सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासक भीम कडफिसस द्वितीय ने भी सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। इंडो ग्रीक शासकों ने ही सर्वप्रथम सिक्कों पर छवि अंकन का प्रचलन किया। राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो ऑप्शन इसका सही होगा कलिंग के। राजा खारवेल कलिंग चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो देख सकते हैं राजा खारवेल कलिंग वर्तमान उड़ीसा के चेदी वंश महामेघवाहन के महानतम शासक थे। इनके विषय में अधिकांश जानकारी उदयगिरी पहाड़ियों में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। इस अभिलेख में कोई तिथि प्राप्त नहीं होती, जबकि खारवेल के विषय में जानकारी का एकमात्र स्रोत है। तो दोस्तों अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके लिए पार्ट 2 जल्द ही लेकर आ रहे हैं।